नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत गंभीर विषय ये है कि मोदी जी को चीन के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता है। तो वो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को चीन के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता है या उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं। अ, सबसे पहले शुरू जब कर रहे हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे आपको कोई कोई आपका मित्र जिसके ऊपर आप विश्वास करें, वो अगर पहली बार धोखा दे तो धोखा खा सकते हैं, क्योंकि धोखा तो जहां विश्वास है वहीं विश्वासघात होगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसको दुनिया कहती है कि धोखेबाज है और उसके ऊपर आप फिर विश्वास करें और फिर धोखा खाएं, तो जो व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करता है उसकी इस काबिलियत पे भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि जब भाई तुम्हें पता था कि ये व्यक्ति धोखेबाज है, इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है, इसने आपके देश को पहले भी धोखा दिया है, तो फिर बात कहीं उलझती है। मैं दो तीन चीज़ें कर दूं, क्योंकि अभी एक चीज़ नई चल रही है ना कि हिंदुस्तान के ने उस कोरोना काल में जब चीन हमें हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, तो हमने वो दो लोन क्यों लिए। वो दो लोन की बात हो रही है बार बार कि चीन का वो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है AIIB, उससे हमने वो दो लोन क्यों लिए। मैं उस पर आने से पहले थोड़ा एक आपको बैकग्राउंड भी समझा दूँ। देखिए, जो इस समय हिंदुस्तान की इकॉनमी और चीन की इकॉनमी, उसका ज़रा तुलना समझ लीजिए। चाइना 1998 में 1998 में 1 ट्रिलियन इकॉनमी को उसने क्रॉस किया था। मतलब 1 ट्रिलियन की इकॉनमी 1998 में हुआ था, आज से 22 साल पहले। हिंदुस्तान उससे 9 साल बाद 2007 में 1 ट्रिलियन को की फिगर उसने पकड़ी थी, 1 ट्रिलियन की इकॉनमी हुई थी। आज कहां पे है? आज चाइना, वो जो अच्छा, हम ये सब फिगर्स नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, वो क्योंकि वो पता वो होता है कि पीपीपी नॉर्मल नॉमिनल जीडीपी। आज चाइना 14.14 यूएस ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है और हम 2.94 यूएस ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, जो जो हमारा जीडीपी की विकास की गति है वो थोड़ा गिर रही थी, और जो लास्ट अभी क्वार्टर है, मतलब 2021 का जो पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून, जिसको Q1 बोलते हैं, उसमें हमारे यहाँ गिरावट आई है -23.9%, मतलब करीब करीब 24%। इसी इसी में चाइना में इस दौरान गिरावट के बजाय चाइना के ने जो रफ्तार है उसकी जीडीपी विकास की, वो 3.2% है, कम है, लेकिन वो माइनस कंट्रैक्शन की जगह इकॉनमी धीरे धीरे उसकी बढ़ रही है। ये तो अब आपको मैंने इकॉनमी की साइज समझाई। अब बार बार लोग ये पूछते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं, चाइना का नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो जो मेरी समझ में आया मैं आपके साथ उसको साझा कर रहा हूँ। देखिए, 2-3-4 वित्तीय संस्थाएं हैं दुनिया में जो दुनिया के मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती हैं और पैसा भी देती हैं, उधार भी देती हैं। एक वर्ल्ड बैंक है, एक IMF है। अब एक कंट्रोल होता है यूरोपियन देशों के द्वारा, एक कंट्रोल होता है अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा एक तीसरी चीज थी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो जापान जिसको कंट्रोल करता था। अब ये जो चौथी आई है जिसको लेके इतना हो हल्ला मच रहा है, उसका नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। मैं इस पे आने से पहले ये कहां से हो हल्ला मचा वो भी बता दूं। ये लोकसभा का अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 23, जिसका आंसर 14 सितंबर को दिया गया, जो हमारे वित्त के स्टेट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर द्वारा, और एक प्रश्न पूछा गया था सुनील कुमार सिंह जो MP हैं उनके द्वारा। वो तमाम चीज़ें पूछी हैं। ये मैं आपके एनेक्चर में उसमें आपको दिख ही रहा होगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर से भी अगर ढूंढेंगे तो डिटेल मिल जाएंगे। इसमें सरकार ने ये सदन को बताया है कि हाँ, उन्होंने 2 लोन लिए हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB है, उससे हिंदुस्तान ने इस दौरान 2 लोन लिए हैं, और ये दोनों लोन कोविड-19 की जो आपदा है उसको उससे निकलने के लिए या उसकी राहत के रूप में हमने ये लोन लिए हैं। एक लोन लिया गया है मई 8 को $500 मिलियन का,
जब मिलियन और बिलियन का मतलब ये समझ लीजिए, 1 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब 1000 मिलियन डॉलर्स, तो करीब आधे बिलियन का ये लोन है। और जून 19 को गलवान जब हुआ था, उसके 4 दिन बाद एक और एग्रीमेंट साइन हुआ 750 मिलियन यूएस डॉलर का। ये दोनों मिलके 1.25 बिलियन यूएस डॉलर का लोन हमने 2 लोन के माध्यम से इस बैंक से लिया है, जिस बैंक को कहा जा रहा है कि ये चाइना का बैंक है। इसमें अर्ध सत्य है, काफी कुछ सत्य है, कुछ लेकिन कुछ असत्य भी है। अब जरा मैं आपको समझाऊं कि ये कहां और कैसे क्या क्या शुरू हुआ। सबसे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर लें। आज इसके 103 मेंबर हैं और 21 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। इसको चाइना ने शुरू किया था बीजिंग में, और ये फॉर्मली 2013 में इसकी बात शुरू हो गई, बनने लगा, लेकिन फॉर्मली ये लॉन्च हुआ 25 दिसंबर 2015 में। इट वॉज स्टार्टेड बाई जी जिनपिंग, मतलब उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं, और 20 अक्टूबर 2014, ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, 20 अक्टूबर 2014 को 21 कंट्रीज ने इसका फॉर्मल साइन किया एज फाउंडिंग मेंबर्स, और उसमें हिंदुस्तान भी था, उसमें इंडिया भी था। और ये 20 अक्टूबर 2014 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तब मोदी जी की सरकार आ चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसको साइन नहीं किया, इंदिरा गांधी ने इसको साइन नहीं किया। ये प्योरली निर्णय मोदी जी का निर्णय था कि इस बैंक में हम लोग भी पार्टिसिपेटिव होंगे। अब इसकी जरा होल्डिंग समझ लीजिए कि इसकी होल्डिंग क्या है। इसका टोटल सब्सक्रिप्शन जो बोला जाता है, जो शेयर कैपिटल है, वो 100 बिलियन की है। उसमें से चाइना जो है उसके पास 29.7 बिलियन शेयर्स हैं, और इंडिया के पास नंबर 2 शेयर सबसे ज्यादा हैं, 8.3 बिलियन। रशिया नंबर 3 पे है, 6.5 बिलियन। मैं टॉप 3 बता रहा हूं कि मतलब उसमें आप भी नंबर 2 पोजीशन पे हैं, और हम उसमें पार्टिसिपेट किए हैं चाइना के। हालांकि हमसे करीब 3.5 गुना ज्यादा चाइना है। अब वोटिंग की बात समझ लीजिए। जो वोटिंग के टोटल जो नंबर ऑफ वोट्स हैं इस बैंक में, कौन कंट्रोल करेगा, वो कुल वोट हैं 11,28,139, 11,28,139। उसमें से जो चाइना कंट्रोल करता है वोट 3,55,000, 3,55,000, करीब 26% से थोड़ा ऊपर वोट। इंडिया कितने वोट्स कंट्रोल है, इंडिया के हाथ में कितने वोट्स हैं, 85,924, 85,924। और रशिया के पास वोट हैं 67,613। अब कहना यह है कि आप इस बैंक में, आपके भी स्टेक्स हैं, आप जानबूझ के एज अ डिसीजन इस बैंक के में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो ये कह देना कि केवल ही चाइना का बैंक है, ये सत्य नहीं है। लेकिन हम उस जगह जा रहे हैं जहां चाइना जिसको लीड कर रहा है, जिसको चाइना कंट्रोल कर रहा है, और हमने स्वेच्छा से इसमें 2014, जैसा हमारे मोदी जी कहते हैं कि उनकी और जो उनके जो चाइनीज हेड हैं शी जिनपिंग, उनसे उनकी एक अलग तरह की केमिस्ट्री है। अब दूसरा ये समझ लें कि ये तो एक बात हो गई, और इसी बैंक से 2 लोन लिए गए हैं। लोन हमने IMF और वर्ल्ड बैंक से भी लिए हैं, लेकिन इसको लेके क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब दूसरा एक आ रहा है कि जो किसी को नहीं समझ में आ रहा है, भाई ये अभी हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ये लोग कहाँ गए, मॉस्को गए थे SCO की मीटिंग के दौरान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये 8 देश इसके मेंबर हैं। ये कैसे इसका सफर शुरू हुआ वो भी समझ लीजिए। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो ध्येय कहते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस। ये ओरिजिनली 2001 में ये सब बनना, इसकी बातचीत शुरू हुई, और 2003 में ये फॉर्मली अपने उसमें आई। शुरू में इसके 5 सदस्य थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, और उसके कुछ महीनों बाद ही उज्बेकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए। टोटल 6 सदस्य शुरू में थे। जुलाई 2015, मैं फिर बोल रहा हूं, जुलाई 2015 में उल्फा रशिया में इसकी मीटिंग हुई, जहां पे SCO, इस शंघाई
कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान और इंडिया को भी इसकी मेंबरशिप दी जा सकती है। और पाकिस्तान और इंडिया ने, अच्छा ये निर्णय हुआ है जुलाई 2015, दोनों लोगों ने जून 2016 में, पाकिस्तान ने और इंडिया ने इसका फाइनल मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसकी पहली बार एज फुल मेंबर इसकी मीटिंग अटेंड की। 8, अब टोटल 8 मेंबर हैं। इनके जो इनको इन लोग बोलते हैं मेंबर स्टेट्स, फिर इनके यहाँ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, फिर डायलॉग पार्टनर्स हैं, फिर गेस्ट अटेंडेंट्स हैं, लेकिन जो मूल रूप से हैं वो 8 स्टेट्स हैं। यहाँ पे भी ये सारा कुछ 2014 के बाद हुआ है, मोदी जी की मतलब रहनुमाई में हुआ है, जानते हुआ है। इसमें भी जवाहरलाल नेहरू का या इंदिरा गांधी का या किसी और नेता का कोई रोल नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी का इनका कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने अपने विवेक से चाइना के साथ इस तरह के कोऑपरेशन की बात कही है। मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप, अब ये तो एक फ्रंट हो गया, आप चाइना जिसको ड्राइव कर रहा है उस जगह जाके हम लोग मेंबर बन रहे हैं, जिसका नाम ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब एक आपको याद दिला दूं, एक चीज हुआ करती थी सार्क, याद आया? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। और एक तरह से उसकी लीडरशिप हिंदुस्तान के पास थी, कोई फॉर्म, क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में वो घूम घूम के वो होता है, लेकिन मोर और लेस इसका जो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स था वो हिंदुस्तान था। जैसे एससीओ का ड्राइविंग फोर्स चाइना, एआईआईबी का ड्राइविंग फोर्स चाइना, उसी तरह से सार्क का ड्राइविंग फोर्स इंडिया था। सार्क में कितने मेंबर हैं? 8। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसकी आखिरी मीटिंग कब हुई? काठमांडू में नवंबर 2014 में। उसके बाद वो शायद 18वीं मीटिंग थी। 19वीं मीटिंग 2016 में इस्लामाबाद में होनी थी, क्योंकि टर्न वाइज होता है, पहले से प्रीफिक्स है कि अब इसका होगा फिर इसका होगा। 2016 में हमने ये कि पाकिस्तान के साथ हमारे ये संबंध नहीं अच्छे हैं और इस वजह से नहीं है, हमने इस्लामाबाद में उस मीटिंग में जाने से मना कर दिया। लेकिन याद दिला दूं, उसी 2016 में जून महीने में जाके आपने मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन एससीओ का साइन किया था। तो एक तरफ एक ऐसी संस्था सार्क जो आपकी संस्था है, जहां आपकी ताकत ज्यादा है, जहां आपका नेतृत्व है, आप, जब मैं बोल रहा हूं तो हिंदुस्तान और भारत की बात कर रहा हूं, वहां पे आप इस्लामाबाद नहीं गए क्योंकि वो उसमें पाकिस्तान के साथ जाना है। लेकिन पाकिस्तान के साथ और आपने, सिर्फ 2 ही लोग जब हुए, आपने जाके एससीओ की मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन साइन किया। ये भी न नेहरू जिंदा थे, न इंदिरा गांधी जिंदा थी और न अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे, लेकिन वो इस निर्णय में कहीं भी हिस्सेदार नहीं थे। सार्क बनी कब थी? 1985 में। एससीओ बनी है 2003 में। मतलब एक संस्था जो करीब इससे 18 साल पुरानी थी, जिसका एक दुनिया के विश्व में एक अपनी हैसियत बन गई थी, उसको सिर्फ इस जिद में कि वो एक पुरानी संस्था है और कहीं ये ना हो जाए कि भाई सार्क से नाम तो कांग्रेस का आता है, इस तरह की वजह से सार्क की अब मीटिंग हो ही नहीं रही है। आप बार बार एक स्टैंड इंडिया ये लिया हुआ है कि नहीं, वहां पाकिस्तान हम नहीं जाएंगे। चीन से बात करने हम जा रहे हैं, चीन से बात करने हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। चलते चलते एक संस्था का और नाम बता दूं, एक नॉन अलाइंड मूवमेंट हुआ करता था, नैम, अगर आपको याद हो। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में। 1956 में फॉर्मली इंडिया के नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो और इजिप्ट के नासेर, इन 3 लोगों का ब्रेन चाइल्ड, दुनिया के 120 डेवलपिंग नेशंस का आज भी संस्था जो कहते हैं कि ना हम इससे भी अलाइन नहीं, हम उससे भी अलाइन नहीं। 1983 में आखिरी बार दिल्ली में वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आपको याद हो। क्यूबा के फिदेल कास्त्रो आए थे, यासिर अराफत थे और इंदिरा गांधी को उन्होंने गले लगाया था। वो फोटो बहुत वो थी, आपको याद आ जाएगा, याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। आज भी हम नैम की एक समय लीडरशिप में थे, आज नैम में हमारा कहीं अता पता भी नहीं है। और चलते चलते एक फिगर आपको जल्दी से और बता दें कि जिससे ये पता लग जाए कि हम चाइना से के अगेंस्ट हम कार्रवाई करने में क्यों हिचक रहे हैं।
ये अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 649H, ये 16 सितंबर 2020 में लोकसभा में वो हुआ है। इसकी भी वो दे रहा हूँ, डिटेल भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसको श्री दीपक बैज जी ने पूछा है, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका आंसर दिया है श्री पीयूष गोयल जी ने, जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। 3 प्रश्न पूछे गए हैं। द डिटेल्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, वेदर इट इज ट्रू दैट चाइना हैज इंपोर्ट, वो इंपॉर्टेंट नहीं। सी द डिटेल्स ऑफ आइटम्स विच हैव सीन द फॉल इन एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना इन द लास्ट 1 year ड्यूरिंग द कोरोना। जल्दी से मैं बता दूं इसको कि पिछले 5 वर्ष में चाइना से जो इंपोर्ट हुए, टोटल जो इंपोर्ट हुआ चाइना से, वो 15-16 में 61,707 मिलियन US$, 16-17 में, ये सब फिगर्स हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 16-17 में भी 61,283, 17-18 में 76,000 सबसे ज़्यादा, 18-19 में कम हुआ 70,000, और 19-20 में फिर ये कम हुआ 65,000। ये चाइना से हम लोगों ने इंपोर्ट किया इतने US मिलियन $, और हमने एक्सपोर्ट जो किया वो 15-16 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट 9,000 मिलियन US$, 10 फिर 16-17 10,000, 13,000, 16,752, और 19-20 में 16,614। मतलब हमारा एक्सपोर्ट वहाँ बढ़ ही रहा है। तो एक तरह से अगर देखिए तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो हमारे पक्ष में हो रहा था धीरे धीरे। तो शायद इस वजह से भी मोदी जी को लग रहा है कि चाइना से हम लोगों को लोगों को समझाने के लिए ठीक है कि वो ऐप बंद कर दो। और वो 204 ऐप हैं, लिस्ट देख लीजिएगा, उसमें से शायद 200 ऐप ऐसे होंगे जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे। अगर 200 नहीं होंगे तो 190 ऐप तो ऐसे होंगे जिनके नाम नहीं सुने होंगे। तो वो गिनती पूरा करने के लिए ठीक है, लेकिन उसमें कितनी सीरियसनेस है इस वजह से समझ में आ रही है। कोरोना काल में जो चाइना से हमारा जो हमने इंपोर्ट और वो किया है, जो गिरा है, जो बढ़ा है, ये 50 कैटेगरीज हैं, ये सब मैं आपको दे रहा हूं। इसमें से 9 ऐसे आइटम हैं जो इसी पीरियड में अप्रैल टू जुलाई 2019 के मुकाबले अप्रैल टू जुलाई 2020 में ये बढ़े हैं। और मेडिकल एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बढ़ा है, एग्रो केमिकल्स बढ़ा है, अदर मिसलेनियस केमिकल्स बढ़े हैं, सिल्वर बढ़ा है। सिल्वर पिछली बार हमने 31 मिलियन का किया था इस पीरियड में इंपोर्ट, इस बार हमने 46 मिलियन का किया है। ये इंपोर्ट की बात हो रही है। ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स हैं, RMG ऑफ अदर टेक्सटाइल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और स्पाइसेस हैं। ये 9 कमोडिटीज हमने चाइना से ज़्यादा मंगाई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो हमें ऐसा लगता है कि आज शायद देश को, प्रधानमंत्री को भी ये बताने की ज़रूरत है कि चीन के साथ हम इतना ज़्यादा कमिट हो चुके हैं कि वहाँ से उसका नाम लेना या उसको गुस्सा करना, शायद अभी हम मुंह से बोलते जितना भी रहें, प्रधानमंत्री कभी इसका नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देशवासियों को भी ये पता होना चाहिए कि आज हम SCO और AIIB के चंगुल में ठीक से फंस चुके हैं। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।